गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा। मैं दीपक राय पुनः एक बार फिर आप सभी के सामने लंबे अंतराल के बाद मौजूद हूं। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में चल रहे चुनाव एवं ये जो इतना बड़ा विविधता भरा क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों में यहाँ के लोगों से बात करना, चुनाव की गतिविधियां देखना और साथ ही साथ चुनाव के पीछे की जो राजनीति होती है उसको समझने का प्रयास करना, शायद यही वजह है कि मैं निरंतर रूप से आपके समक्ष लाइव नहीं आ पाया, लेकिन कैमरे की लेंस के पीछे रहकर उन तमाम चीजों को बटोरने का प्रयास किया। हालांकि कम मात्रा, बहुत बड़ा चैनल नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना मुमकिन हो सका उन सभी चीजों को लेकर आपके समक्ष आता रहा। अब हम बात करते हैं कि दार्जिलिंग संसदीय चुनाव, जो कि मतदान संपन्न होने के साथ ही पूरा हो चुका है, अब आगामी 4 जून के दिन इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें इन तमाम घटनाक्रम की, तो सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। जिस तरह कल चुनाव यहाँ पे समाप्त हुए, उसमें अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कालिंपोंग में 65.85% मतदान हुआ। दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वहां पे 66.45% का मतदान हुआ। खरसियांग में 67.67% का मतदान हुआ। वही तराई के क्षेत्र में देखा जाए, समतल में माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी में 78.51%, सिलीगुड़ी में 75.45%, वहीं फांसीदेवा जो कि एसटी रिजर्व्ड सीट है, वहां पे सबसे अधिक 84.11% का मतदान हुआ। वही चोपड़ा का जो कुछ इलाका है वहां पर 77.46% का मतदान हुआ। वहीं अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 73.64% का मतदान आ चुका है। हो सकता है कि रात से अगर इलेक्शन कमीशन मिलान करता है आंकड़ों में कुछ प्लस हो सकता है, माइनस की संभावना नहीं है। अगर हम वही बात करें कि पिछले 3 चुनाव जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, तो उस समय वोटिंग परसेंटेज यानी वोटिंग का टर्नआउट क्या था, तो साल 2009 में 79.51%, काफी अधिक 80% के करीब। वहीं साल 2014 में 79.46, तकरीबन समान रहा वोटिंग का जो प्रतिशत था। वही साल 2019 में यह 1%, 1% लगभग नीचे आया, 78.8%, और करीब करीब 5% की वोटिंग में कमी देखी गई है। और इस तरह की कमी अधिकांश रूप से किसी परिवर्तन के ना होने का पूर्वानुमान भी होता है। कई बार हमने राष्ट्रीय पटल में अनेक जगह इस तरह के उदाहरण देखे हैं। अगर हम बात करें कि जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, पहाड़ की जनता, तराई और समतल की जनता क्या सोच रही थी, देखिए संभावनाओं की बात करें तो जिस दिन इंडिया अलायंस स्प्लिट होकर एक तरह से बीजेपी को उन्होंने बहुत ही आसान फुलटॉस गेंद दिया, 15 साल की लगभग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जनप्रतिनिधि के रूप में एक जो सृजित एंटी इनकम्बेंसी था, उसको लगभग कम कर दिया इंडिया अलायंस की एक स्ट्रेटेजिकल फेलियर ने। अब स्ट्रेटेजिकल फेलियर क्या था उसको समझते हैं। सबसे पहले इंडिया अलायंस ने भारत भर के जितने भी तमाम क्षेत्रीय पार्टी थी, तमाम राष्ट्रीय छोटी पार्टियां थी, उनको एकत्रित करके साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की कवायद शुरू की। लेकिन वही कुछ ऐसे राज्य थे जैसे पंजाब और वही पश्चिम बंगाल, जहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल लोगों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धा की। अब अगर यह साथ में लड़ते तो वोट बैंक इनका एक समान है,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और साथ ही साथ जो लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं और जो टीएमसी का काडर कहे या कांग्रेस का काडर या लेफ्ट का काडर कहे, एक रिवाइवल की स्थिति थी, हुआ भी। लेकिन अब फुलटोस शब्द का मैंने यहां पे इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि एक बहुत सी आसान बात है कि अगर इंडिया अलायंस मजबूत होकर टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव में उतरती है तो यहां पे निश्चय ही वह एक तगड़ी चुनौती बनती। लेकिन अलग अलग लड़ने से उनको घाटा यह उठाना पड़ा है कि जिस तरह से समतल के क्षेत्र में एक विशेष पार्टी वोट ले जाती थी, अब वही विशेष पार्टी में बिखराव होने के साथ वोटों का विभाजन भी हो गया। मतों का विभाजन केवल विपक्ष के लिए है, इस चीज को समझना होगा। और यही चीज पहाड़ में भी देखने को मिला। एक तरफ हमरो पार्टी ने इंडिया अलायंस का दामन थामा, वहीं पहाड़ में सत्तारूढ़ जो जीटीए में पार्टी है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, उन्होंने भी टीएमसी का हाथ पकड़ा, थामा और चुनावों में जमकर वोटों का विभाजन कर दिया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का काडर वोटर है वह उनसे अलग नहीं दिखा इस बार। यहां तक कि दार्जिलिंग पहाड़ के आसपास के क्षेत्र, कालिंपोंग हो जाए या मिरिको हो या खरसांग सब डिवीजन का क्षेत्र हो, सभी जगह जो साइलेंट वोटर है कहीं ना कहीं वह भी शिफ्ट होते नजर आए। एक जमाना था जब हमरो पार्टी ने एक बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करते हुए पहाड़ में इस साइलेंट मेजॉरिटी को अपने पक्ष में लेकर आए थे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव में अपने नतीजों से लोगों को चौंकाया भी था। लेकिन इस बार लोगों का जिनसे मैं मिला, आमतौर पे पहाड़ के लोग कैमरे के सामने बात करने से कतराते हैं। बात वही करते हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हो या पार्टी की विचारधारा से जुड़े हो। अब अगर हम बात करें कि दार्जिलिंग में लोग क्या सोच रहे थे, क्या उनके मन में चल रहा था, सबसे पहले जो उनके मन में चल रहा था कि कांग्रेस के जो प्रार्थी है डॉक्टर मुनीश तामांग, वह बेहद ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा उनके साथ पुराना गोरखाली समाज के साथ अंतरंगता देखी गई थी और बहुत ही अच्छा एक सामंजस्य उन्होंने गोरखाली समाज के साथ राष्ट्रीय स्तर में निभाया है। अच्छे पढ़े लिखे शिक्षाविद है और वहीं एक स्वच्छ ईमानदार छवि के भी तौर से डॉक्टर मुनीश तामांग की छवि पहाड़ के लोगों के मन में है। लेकिन गलती कहां हो गई? लोग कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन पार्टी चयन में शायद उन्होंने इस बार भूल कर दी। यदि कांग्रेस की टिकट से वह दार्जिलिंग क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ते जहां पे कांग्रेस का एक अच्छा आधार हो तो निश्चित ही वह एक करामात करने वाला प्रदर्शन करते। वही दार्जिलिंग में हमरो पार्टी के भरोसे चुनाव का प्रचार प्रसार सभी चीज छोड़ देना एवं पहाड़ में बेहद कम नजर आना प्रचार के समय, यह सभी पार्टियों के लिए एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर देता है। वहीं कांग्रेस की हम बात कर रहे थे तो कांग्रेस के जो प्रार्थी है डॉक्टर मुनीश तामांग, अच्छी छवि होने के बावजूद कांग्रेस के प्रति दार्जिलिंग पहाड़ के लोगों के मन में एक कम समय जो उनको मिला था उनके नाम घोषित होने के बाद मतदान तक, वह समझाने में लगभग कुछ हद तक ही सफल हुए। व्यापक सफलता उनको मिल रही है ऐसा लगता नहीं। अगर हम वही बात करें कि राज्य सरकार की सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी जिनको दार्जिलिंग पहाड़ में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने अपना समर्थन दिया है और उनके ही एक संयुक्त अभियान के तहत इस बार के लोकसभा के प्रार्थी का चयन हुआ है। गोपाल लामा पूर्व नौकरशाह रहे, एडीएम के पद से वह रिटायर हुए। इस जगह को वह प्रशासनिक रूप से अच्छी तरह से समझते हैं, इसमें किसी तरह का संदेह किसी को नहीं। लेकिन राजनीति एक अलग विषय है
और कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस किसी चपल व्यक्ति को, किसी बोलने में अच्छे व्यक्ति को या राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति को टिकट देती तो निश्चय ही कुछ जनसभाओं में एक मोमेंटो क्रिएट करते हुए लोगों को कन्विंस किया जा सकता था। मात्र हाथ जोड़कर या अपने नाम के पीछे जो उन्होंने जीवन भर सेवा किया है उसको कांधे पे रखते हुए लोगों को कन्विंस करना कि उनको वोट दे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का एक बेहतरीन नेटवर्क संगठन के रूप में पहाड़ में स्थापित है और चुनाव के दिन में विभिन्न पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ में गया तो वहां पर भी उनकी उपस्थिति एक मजबूत संगठन के रूप में स्पष्ट देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के ही इक्विवेलेंट उन्होंने पोलिंग स्टेशन और बूथ में जमकर मेहनत की है, जहां पर कांग्रेस के लोग उतने प्रभावशाली नजर नहीं आए। अगर टाउन क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अन्य जगह जो पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ है वहां पर उनके बूथ कार्यकर्ता उतने मजबूत नजर नहीं आए कांग्रेस के। लेकिन भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता लगभग समान रूप से सक्रिय नजर आए। यह भी एक बड़ा संकेत है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जनप्रतिनिधि के रूप में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पहाड़ में इस बार लोग क्यों राजू बिष्ट की वापसी की बात कर रहे हैं, देखिए स्पष्ट है एक छवि जो उन्होंने पिछले 5 साल में बनाई है, लगातार लोगों तक पहुंचने का क्रम उन्होंने जो 5 साल में लगातार बनाया है, संभवतः वह पूरे पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों पर किसी भी सांसद ने न किया है। केवल अपने क्षेत्र में समय न देते हुए बल्कि लोकसभा में भी अपनी उपस्थिति को लगभग 90-92% तक एक मेंटेन रखना, यह भी एक बड़ा उनका प्रशासनिक, राजनीतिक, सांगठनिक क्षमता को दिखाता है। दार्जिलिंग पहाड़ में देखिए हमरो पार्टी से अगर कोई वोट शिफ्ट हो रहा है, छटक रहा है, तो वह भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर वो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता, मुझे जो मेरा आकलन है, जो मेरा विश्लेषण है उसमें नजर आया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहाड़ में जो संगठन के रूप में स्थापित गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, सीपीआरएम, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उनके साथ अन्य सहयोगी दलों का जो एक मजबूत गठबंधन बनाया पहाड़ के लिए, वह उनको लाभ देता स्पष्ट नजर आ रहा है। क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ में बीते 2021 के चुनावों में जिस तरह से विधानसभा चुनावों के नतीजों में वोट प्रतिशत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का रहा, वह एक अच्छा खासा बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें वहीं थोड़ी सी कि तराई समतल का मूड क्या है, देखिए तराई समतल में यह मानना पड़ेगा, राजू बिष्ट हो या कोई भी अन्य प्रार्थी हो, उन्होंने ज्यादातर अपना फोकस तराई समतल के क्षेत्र में रखा। कारण भी है, देखिए पहाड़ का वोटिंग प्रतिशत हम लोगों के लगातार पलायन के कारण कम होता जा रहा है और तराई समतल एक बड़ा फैक्टर बनके नजर आ रहा है। और चूंकि चुनाव में जीतने के लिए खड़ा हुआ जाता है, लड़ा जाता है, इसलिए सभी का फैक्टर तराई का क्षेत्र रहा। अब तराई के क्षेत्र की बात करें तो यह सबको समझना चाहिए कि तराई के क्षेत्र में वोटर्स वोटिंग परसेंटेज भी अधिक देता है। कारण क्या है, आपको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जिस तरह से आपने आंकड़ों में देखा कि पहाड़ के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसके पीछे कारण था पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ तक पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, बहुत ही दुभर होता है। पहाड़ों का आ रहा अवरह, बिल्कुल जिस तरह से ऊपर जाना नीचे आना बहुत मुश्किल चुनौती रहा है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है।
हालांकि 67% के आसपास वोटिंग बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाती है पहाड़ी अंचलों में। अगर हम बात करें कि समतल में जिस तरह से बहुत बड़े मार्जिन में वोट प्रतिशत हुआ है, उसके पीछे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच भी काफी जमकर वोटों का खींचातान नजर आया है। क्योंकि अगर इस क्षेत्र की बात करें, समतल तराई की बात करें, तो देखिए वोट में समीकरण, जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जो मुश्किल चुनौती है मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लेकर आना। इस क्षेत्र में लगभग 15-16% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। उन मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए तृणमूल कांग्रेस लगातार अपनी तरफ से कोशिश करती है और सफल भी रहती है। 2019 और 2021 के लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें उन्हें मुस्लिम समाज का वोट काफी बड़ी संख्या में मिला था। अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस के लिए क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना इस बार सफल साबित हुआ, देखिए कई लोगों से मैंने ऑफ रिकॉर्ड बातें की जिनमें अलग अलग धर्मों के लोग थे। सभी धर्मों का समान आदर है, समान आदर करना सबको चाहिए, लेकिन समीकरण यह स्पष्ट रूप से कहता है कि कई लोग जिनसे मैंने बात किया तो वह मुस्लिम तबका, मुस्लिम वोटर्स यह सोच रहा था कि इस बार यह विधानसभा का चुनाव नहीं है, इस बार अगर वह वोट देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देते हैं। देखिए ये एक बड़ा फैक्टर है। 15 से 16% का वोट प्रतिशत अगर उसमें विभाजन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे आसान पिच बैटिंग के लिए क्या मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि तमाम लोग जो जीत के दावे कर रहे हैं उनसे भी मैंने बात की, तो कांग्रेस के पूर्व महासचिव जिन्हें 6 साल के निष्कासित कर दिया गया है, उनसे वीर गुरका वेबटीवी ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने राजू बिष्ट की जीत सुनिश्चित है और मार्जिन लगभग 2.5-3 लाख बताया। यही मार्जिन पहाड़ की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता बिमल गुरुंग ने भी कई जनसभाओं के माध्यम से बताया और खुद राजू बिष्ट और उनकी भारतीय जनता पार्टी का दावा 5 लाख से अधिक वोटों से है कि इस बार वह 5 लाख से अधिक वोट के मार्जिन से जीतेंगे। देखिए जिस तरह से जमीनी हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी का जीत का प्रतिशत कांग्रेस कितने वोट तृणमूल कांग्रेस के अपने तरफ लाकर मतों का विभाजन करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस का तराई का पूरा समतल का पूरा मुस्लिम वोट बैंक और साथ ही साथ पुराने जो ऐसे लोग जो भाजपा को वोट नहीं डालना चाहते थे, किसी कारणवश वह तृणमूल कांग्रेस को वोट डाल रहे थे, वह भी अगर शिफ्ट होता है तो यकीन माने यहां पे बहुत ही देखने के लिए रोचक होने वाला है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में अधिक वोट कौन ले जाता है। निश्चय ही मुश्किल चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता एवं पार्टी के पदाधिकारी तो अपने जीत के दावे करेंगे, लेकिन यह उतना आसान नहीं है। यदि आप दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपनी आंखों से चुनावों के मध्य देख चुके हो, अगर हम बात करें कि जो निर्दलीय स्वतंत्र प्रार्थी थे, देखिए ये कड़ा सत्य है कि लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में 17 लाख के करीबन वोटर्स और करीब करीब 12 से 13 लाख मतदान हो चुका है। उसमें एक छोटे क्षेत्र में यह एक वर्ग विशेष, जाति विशेष से संलग्न होकर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल चुनौती है। हालांकि खेल बिगाड़ सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई शक संदेह नहीं, लेकिन कितना खेल बिगाड़ पाएंगे, कितना वोट ले पाएंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज उन सभी स्वतंत्र प्रार्थियों के लिए है। इन चुनावों में आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिला, लेकिन एक सुखद पहलू यह है कि दार्जिलिंग
के चुनाव अमूमन पश्चिम बंगाल के चुनावों से अधिक शांतिप्रिय नजर आता है। अब चुनाव में मतदान, चुनाव प्रचार सब समाप्त हो चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीजों को आप तक लगातार पहुंचाते हुए दिखाएं कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो और पहाड़ के प्रति एक सकारात्मक खबर लगातार आप तक पेश कर पाऊं, यही उम्मीद के साथ। और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां, चुनाव समाप्त हो चुका है, पुराने दोस्तों से गले मिलने का समय है और जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने के लिए दार्जिलिंग की मशहूर चाय की एक एक सिप पीना कप के साथ जरूरी है। आइए दार्जिलिंग पहाड़ में आने वाले 4 तारीख को जो पहाड़ का जनादेश होगा उसको नजर रखते हुए लगातार 1 महीने में क्या गतिविधियां लगातार चलती है उस पर वीर गोरखा वेब टीवी की लगातार निगाह बनी रहेगी। जो इस चैनल में पहली बार आए हैं उन सभी से अपील है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी आवाज है, आपका चैनल है, आपकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय गोरखा।